ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। फिर वीरू और में रहेंगे आप अगले आधे घंटे आपके साथ। इस पैनल में हमारे साथ गाबा सर हैं, मानस जी हैं पिछले शो से, विकास सालुंके जुड़ेंगे, सचिदानंद उतेकर जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बाजार के पर ट्रंप के टैरिफ अटैक और मेगा ट्रेंड पर बात करने के लिए फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ेंगी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। और मार्केट के टेक्निकल टेक्सचर पर कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान से होगी एक बातचीत। एक नज़र मार्केट पर डालते हैं। निफ्टी अभी भी लोस के ऊपर, लेकिन थोड़ा हाई से स्लिप हुआ। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आज की दिक्कत है निफ्टी आईटी आज का टॉप सेक्टोरल लूज़र बड़े सेक्टर्स में। और अब इंडेक्स 1150 पॉइंट यानी कि 3% से ज़्यादा नीचे फिसलता हुआ आपको दिखाई देगा। और यहीं पर आपको टॉप लूजर्स भी दिखाई देंगे। आज के टॉप लूजर्स में टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस कैश मार्केट स्टॉक्स में, और एफएनओ स्टॉक्स में परसिस्टेंट, कोफोज और एम्फेसिस कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप तेज़ी वाले शेयर देखें तो अभी भी फार्मा, सन फार्मा 4.5% ऊपर, सिप्ला करीब 3% और डॉक्टर रेड्डीज़ करीब 2.5% ऊपर। और अगर आप एफएनओ वाले शेयर्स देखेंगे तो औरोबिंदो फार्मा हालांकि ऊपरी लेवल से करेक्ट हुआ, लुपिन, सिंजीन यहाँ पर तेज़ी दिखाई देगी। एक्स ऑफ टैरिफ्स जीएमआर एयरपोर्ट में तेज़ी है, 3% ऊपर है। और एसआरएफ और डाबर यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट है, खासतौर से डाबर करीब 7% नीचे। वीरो जी, ये थी अब तक की छोटी सी, अगर आप देखें तो एनालिसिस, मतलब रूपरेखा बाजार की क्या थी। डाबर आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे एज ऑफ नाउ। अपडेट्स के बाद ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। देखो, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एम्फेसिस में एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल रहा है। यहाँ पे सेल कॉल रहेगा 2370 के नीचे अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है नीचे की तरफ ये अराउंड 2280 के आसपास के वापस एक लो के आसपास जाते हुए देखने मिलेगा। तो 2280 के टारगेट के लिए एम्फेसिस को यहाँ पे सेल करना है। ऊपर में जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस आज के दिन में देखने मिल रहे हैं वो 2430 का है। तो 2430 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एम्फेसिस को सेल करना है। बाई साइड में मेरा एक कॉल रहेगा जो है अंबुजा सीमेंट का आज का जो चार्ट है ओपन और लो जो सेम है। और मुझे लगता है यहाँ पे एक अपमूव देखने मिल सकता है। हालांकि 540 के आसपास ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है, बट मुझे लगता है ये क्लियर कर सकता है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 560 के आसपास के, तो 536 के ऊपर इसको बाय करना है। नीचे में 528 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो अंबुजा मेरा बाय कॉल रहेगा 560 के टारगेट। ओके, अंबुजा पर आपको एक बाय ट्रेड यहाँ पर मिलता हुआ। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, टफ मार्केट, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, हाइज से थोड़ा नीचे आए, हालांकि लोस से अभी भी ऊपर। क्या अप्रोच रहेगी इस मार्केट में, क्या होंगे आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए, क्लियरली आई थिंक जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन हुआ है तो निफ्टी आईटी में जो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट था अराउंड 34,500 के आसपास का, वो आई थिंक थोड़ा सा रिविजिट हो रहा है। बट मुझे लग रहा है मेजर जो इसका एक क्रिटिकल सपोर्ट है वो इसका 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो 32,500 के आसपास प्लेस्ड है। जिस तरीके से ओवरऑल कंट्रीब्यूटर्स है तो मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 32,500 तक ये डिक्लाइन एक्सटेंड हो जाए। तो क्लियरली निफ्टी पे थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा। इनफैक्ट निफ्टी का भी अगर हम डेटा देखें तो 23,350 के आसपास आज रेजिस्टेंस काफी एविडेंट है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेल ऑन राइज मोड है। 60 मिनट्स चार्ट पे लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। तो यहाँ पर दोनों जो मेरे स्टॉक आइडियाज है वो ऑन द शॉर्ट साइड है। पहला स्टॉक है जीएसडब्ल्यू स्टील का। यहाँ पर एक क्लासिक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। 1080 1070 के आसपास थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन नजर आया था। एंड जिस तरीके से एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है 60 मिनट्स चार्ट्स पे, तो मुझे लग रहा है एक स्टॉक में पुल बैक मैच्योर हो चुका है। तो यहाँ पर 1020 के पोजिशनल टारगेट के लिए फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1062 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। एंड जो दूसरा स्टॉक है जहां पर मुझे लग रहा है थोड़े से साइंस है अनवाइंडिंग के, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। जिस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक नजर आ रहा था, बट जिस तरीके से वापस इसने 2150 के सपोर्ट को तोड़ा है, 2170 के आसपास ये एग्जॉशन के साइंस दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है 2180 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए।
ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 2085 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2060 का। ओके, इंटरेस्टिंग, स्लाइटली एग्रेसिव, बट सचिन जी ने एक बड़ी टफ और स्ट्रॉन्ग कॉल ली है, कोटेक शॉर्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट 1020 के लक्ष्य के लिए। मानस, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? तो देखिए, एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है। जो पहला बाय रिकमेंडेशन है वो आईआईएफएल में है। आईआईएफएल के अगर हम पैटर्न देखेंगे तो करीब 7 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आईआईएफएल ने आज अपने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है 334 के स्टॉप लॉस से। आईआईएफएल में खरीदारी करेंगे और टारगेट सेट करेंगे 365 ₹365 के। सेल रिकमेंडेशन है वेदांता में। वेदांता में अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ स्टॉक ने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रीच किए हैं, उसके नीचे फिसले हैं। तो आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड शॉर्ट साइड पे लेना चाहिए, जहां आप अपने स्टॉप लॉस 451 के रख सकते हैं। ₹451 के स्टॉप लॉस लगाने हैं और ₹420 के टारगेट सेट करने हैं। ये दोनों ही कैश टेबल्स हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गई मानस जी की पिक्स। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन, आपकी दो पिक्स। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है हुडको, जो मैंने कल 8 बजे दिया था। 209 पे ट्रेड कर रहा है हुडको। 205 का स्टॉप लगाना चाहिए, ₹4 का टारगेट। पॉसिबली 215 जो कल था, पॉसिबली 220 भी जा सकता है हुडको। तो यस, हुडको में तेजी है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, वो है आईडीएफसी फर्स्ट। इसमें एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। ट्रेड करा है 5850 के आसपास, स्टॉप होगा 58 का, सिर्फ 50 पैसे का। नियर टर्म टारगेट को 61 के नजर आते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5850 पे ट्रेड करता हुआ। आज हमने कुछ देर पहले टाटा मोटर्स की समीक्षा की थी कि टाटा मोटर्स में क्या है, पेन है। बट आज अगर आप कॉन्फिडेंस शो करने वाले और थोड़ा कन्विक्शन दिखाने वाले स्टॉक्स को देखें तो उसमें मारुति अपीयर होता हुआ लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, नॉट एग्जैक्टली हायर ट्रेजेक्टरीज, लोअर जोन्स पे। सचिन, आपकी मारुति पे रीडिंग क्या है? 11709 कल के हाइस को टेस्ट करता हुआ। वीरेंद्र जी, काफी अच्छी रेजिलियंस है। इनफैक्ट सपोर्ट्स के आसपास बाइंग भी नजर आ रही है। सो 11,500 आई थिंक काफी कॉन्फिडेंट सपोर्ट नजर आया है, एंड ऊपर मुझे लग रहा है 12,000 12,200 तक की हेडरूम इसमें अवेलेबल है। तो आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर रखने में कोई हर्ज नहीं है। इंट्राडे के लिहाज से आई थिंक 11,650 का सपोर्ट काफी अहम होगा। सो अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर डिप्लॉय करने वाले हैं तो उनको यही स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है अराउंड 11,850 के ब्रेकआउट के बाद। चलिए, अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो ट्रम्प का टेरिफ अटैक ग्लोबल मार्केट झेल रहे हैं उससे अब उबरने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारी मार्केट तो खैर अब तक ये कहना ठीक होगा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कल जितना चले थे उससे आधा गिरे। निफ्टी अब डे हाई पर आने की वापस तैयारी करता हुआ 23,260 पर। बैंक निफ्टी ग्रीन में है। हाँ, निफ्टी आईटी पर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि वो एक सेक्टर था जिसका एक सीधा साधा रिश्ता यूएस में जो होता है उससे लेकर है। मिड कैप में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन वो भी डेलो से थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ अब फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं, जो शायद इस टॉपिक को सबसे बखूबी समझा सकेंगी। देवीना मैम, गुड मॉर्निंग। तो ट्रम्प साहब ने लगा दिया टैरिफ, और जितना सोचा था, मैं पढ़ रहा था, बहुत लोगों ने कहा कि वर्स देन द वर्स्ट एक्सपेक्टेशन। क्या इम्पैक्ट होगा इसका एक ग्लोबल मैक्रो पर? क्या यूएस में रिसेशन आएगा, स्टैगफ्लेशन आएगा? क्या उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इक्विटीज पर पड़ेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। तो मुझे तो वो याद आया थोड़ा हसरत जयपुरी का, जो इब्तदाई इश्क के लिए उन्होंने कहा था, ये तो है इब्तदाई टैरिफ ने सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। तो अब ये तो उन्होंने पहला पासा फेंका है एक तरह से, तो ये अंत तो नहीं है, ये तो शुरुआत है कि अब यहाँ से शुरू होंगे नेगोशिएशंस और सारी दुनिया के देशों से क्या होगा। और जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाए हैं उसमें भी कोई विशेष सोचा समझा सा नहीं लग रहा है। जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें सब्जेक्टिव भी डाल दी हैं कि आप कितना करेंसी प्रोटेक्शन कर रहे हो। कहीं पे जैसे भारत के केस में जीएसटी भी डाला हुआ है। अब जीएसटी तो खाली इंपोर्ट्स पे लग नहीं रहा है, सभी चीज़ों पे लगता है। और तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बहुत सारी डाली हुई हैं। और कई जगह तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ट्रेड डेफिसिट को लेकर उसके बेसिस पर टैरिफ लगा दिए हैं। अब कोई छोटा सा देश
कुछ निर्यात कर रहा है अमेरिका को, तो ज़रूरी नहीं कि वो अमेरिका से उतना कुछ खरीद सकता हो। और आप भारत का भी देखें तो भारत का पर कैपिटा अमेरिका के पर कैपिटा का 3% है। अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी पे भी देखें तो 10% के लगभग है। तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि भारत का उपभोक्ता वो सब नहीं खरीद सकता जो अमेरिका बना रहा है उस तादाद में। ये तो एक बात हुई, लेकिन हम लोग तो ख़ैर देख रहे थे कि हाँ, भारत पर कितना टैरिफ लगता है। लेकिन आप कोई भी व्यापार का अगर आप फंडामेंटल देखें, तो वो रिलेटिव एडवांटेज या डिसएडवांटेज की बात करता है कि ये नहीं कि आप कोई चीज़ कितने पे बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, पर जो आपके साथ जो आपके प्रतियोगी हैं उनकी क्या स्थिति है। तो अब ये जो ट्रम्प के टैरिफ में मुझे जो अच्छी बात भारत के लिहाज से नज़र आई कि बाकी जितने भी देश, जैसे कि अगर आप गारमेंट वगैरह में देखें तो वियतनाम, बांग्लादेश वगैरह पे ज़्यादा टैरिफ लगाया है भारत से। और अधिकतर सभी देशों पे जो भारत के 26% से ज़्यादा लगाया है। तो छोटे-छोटे देश जहाँ पर 2000 का पॉपुलेशन है, अंटार्कटिका का एक द्वीप है जहाँ पर पॉपुलेशन है ही नहीं, वहाँ भी लगा दिया है टैरिफ। तो और बाकी कोरिया, जापान वगैरह भारत के आस-पास हैं। बाकी अधिकतर एशियाई देश भारत से ज़्यादा ही टैरिफ की मार झेलेंगे। तो कुल मिला के जो भारतीय कंपनियाँ ऐसा कुछ बनाती हैं जो सीधा-सीधा अमेरिकी कंपनी बना सकती है, वहाँ पर ये टैरिफ एक तरह से बाधा का काम करेगा। लेकिन जहाँ वो नहीं है, जहाँ भारत का प्रतियोगी अमेरिका नहीं है, कोई और देश है, तो वहाँ हम लोग का कोई बहुत विशेष नुकसान इस राउंड में तो नहीं हुआ। पर ये तो जैसे गेम थ्योरी की तरह है कि सब लोग क्या करेंगे, हर देश की क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे वो लोग टैरिफ में। हो सकता है अपनी मुद्रा या करेंसी का वो कुछ उसको डिप्रिशिएट करें। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन जहाँ तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सवाल है, ये तो उसके लिए अच्छा नहीं है। मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ेगी और ग्रोथ पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो ये और ऑफ कोर्स जहाँ तक जनरल नागरिक का सवाल है, वहाँ पर आपकी अनसर्टेनिटी बढ़ती है। मालूम नहीं आगे क्या होगा, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी घटता है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पहले से ही घट रहा था। तो ये सब चीज़ अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। अमेरिका के लिए भी एक अमेरिका के लिए कहा जाता था कि सॉफ्ट पावर है, कि लोगों को विश्वास है अमेरिकी संस्थाओं या इंस्टीट्यूशंस पे। एक तरह की जो स्वतंत्रता वहाँ पर रही है, उसके कारण दुनिया भर से जो सबसे ब्राइट लोग थे, वो लोग अमेरिका एक तरह से खिंचते चले गए हैं और दशकों में। तो वो सब चीज़, वो उस पर कोई इस तरह का नुकसान होगा कि अमेरिका और उसके साथ अमेरिकी डॉलर भी कुछ हद तक जुड़ा हुआ है कि वो दुनिया की रिज़र्व करेंसी रही है। वो सब चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट होगा, अच्छा तो नहीं है, ये तो सीधा ही नज़र आ रहा है। अब कहाँ तक वहाँ पर अ, क्षय होता है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज जैसे फॉर एग्जांपल आईटी और फार्मा में हमने काफ़ी डिफरेंट मूव्स देखे हैं, हालांकि पिछले 3-4 दिन से भी मूव चल रहे थे। आईटी में बड़ी गिरावट, फार्मा में थोड़ी सी रैली। क्या ये एक ठीक ट्रेंड रहेगा यहाँ से फोकस करने के लिए? अभी तो उन्होंने बोला है फार्मा पे फिर से देखेंगे। अब फार्मा पे हो सकता है कुछ करें भी, तो अभी तो कह नहीं सकते कि उसमें क्या होगा। पर वही मैंने कहा कि अ, ऐसी अमेरिकी कंपनियां हों जो उससे कम दाम पे बना सकती हों, तब तो सीधा-सीधा इम्पैक्ट होता है। आईटी सर्विसेज ने अगर आप दशकों में देखें तो बहुत कुछ उतार-चढ़ाव देखे हैं। और अब अगर हम आईटी इंडिया में भी आईटी को देखें तो लगभग 50% जो आईटी का कंट्रीब्यूशन है वो आता है जीसीसी, जो बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। मतलब जो राष्ट्रीय कंपनीज हैं उन्होंने अपना यहाँ पर सेंटर शुरू किया हुआ है और उसमें अधिकतर अमेरिकी कंपनीज हैं। तो अभी लगभग नॉस्कैम के डेटा से लगभग 50% वहाँ से है। तो ऐसा भी नहीं है कि खाली इंडियन आईटी सर्विसेज ही सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही हूँ। अमेरिकी कंपनियां भी यहाँ पर आउटसोर्स करती हैं। दूसरा, ज़्यादातर इंडियन आईटी कंपनीज ने अपने कैपेबिलिटी सेंटर और जगह भी बनाए हैं। अब उनके लगभग आधे लोग भारत के बाहर रहते हैं। बहुत तरह के उतार-चढ़ाव, बहुत तरह का डिसरप्शन उन्होंने देखा है और हर बार
उससे अडॉप्ट करके आगे बढ़े हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से सीधा वहाँ पर खतरा नहीं है। खतरा तो वो होगा कि जब अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट आई, तो उसके कारण जो आपके डिमांड में फ़र्क पड़े, वो एक चीज़ देखने वाली है। ओके, देवेंद्र मैम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कुल मिला के आपने यूएस की अर्थव्यवस्था, आपने फार्मा और आईटी पे सब पे टिप्पणी कर दी। इस इवेंट का, इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट भी आपने समझाया। पर जहाँ तक प्राइस वाइज अगर आप मार्केट के बिहेवियर को देखें तो आज भी रिजिलियंस, स्ट्रेंथ अगेंस्ट ऑल कोलैप्सेस वो दिखा रहे हैं बैंक्स एंड एनबीएफसीज। आपकी बात करते करते निफ्टी बैंक इज अ डे हाई। ये सिर्फ मैं उदाहरण के तौर पे पेश कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अर्निंग सीजन बहुत नज़दीक खड़ा है और मात्र 10 दिन का अंतराल बाकी है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका किस स्पेस पे है इस वक्त, इस प्राइस पे? अभी अभी हम लोग अपना रीबैलेंस शुरू करने वाले हैं 2-4 दिन में। हम लोग हर तिमाही पर रीबैलेंस करते हैं। तो अभी इतना साफ तरीके से मैं नहीं बोल सकती कि अभी हम लोग इस बार क्या-क्या बदलाव करेंगे। कि वो हम लोग पहले देखते हैं कि सिस्टम में क्या ऊपर आता है, उसके बाद उस पर शास्त्रार्थ करते हैं कि उसमें से कौन-सा खरीदना है, कौन-सा नहीं खरीदना है। लेकिन अभी वो किया नहीं है। जहाँ तक बैंक और एनबीएफसीज़ का सवाल है, हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत लंबा समय हो गया उनको अंडर परफ़ॉर्म करते हुए। अगर आप कैलेंडर ईयर से देखें या फाइनेंशियल ईयर से देखें, तो पिछले 5 सालों में मतलब 2020, 21, 22, 23, 24 ये 5 सालों में खाली 2022 में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, बाकी चारों साल में अंडर परफॉर्म किया। अब इस कैलेंडर ईयर में वो आपको आउट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, तो हाँ, वो ज़रूर देख रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादातर उस सेक्टर में हम लोग अंडरवेट होते हैं। पिछले रीबैलेंस में कुछ और बैंक्स खरीदे तो थे, एक आध एनबीएफसी भी खरीदी थी, पर अब एक बार फिर उस पर विचार-विमर्श चल रहा है कि क्या उसमें और बढ़ोतरी करनी चाहिए क्योंकि जैसा मैंने बोला अभी भी अंडरवेट है। ओके, ये बैंक्स पे आपका टेक है मैम। और एक दो अगर आप इंडिविजुअल पॉकेट्स को देखें देवेंद्र मैम कि पिछले एक महीने की डेवलपमेंट में क्या हुआ। लुक एट डिफेंस अगेन, स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है स्पेस में। आई मीन इंडिया का एक्सपोर्ट, इंडिया का अगर आप देखें लोकल एक्विजिशन, और स्पेशली इन कंपनियों के पास बहुत सारा मेंटेनेंस वर्क है मैम, फॉर इंस्टेंस HAL। और एक और बात, इस बार राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में थोड़ा सा अगर आप देखें यूएस और यूरोप के बीच में जो तलखियाँ बढ़ गई हैं। यूरोप ने जिस तरीके से अपने सेल्फ आई थिंक प्रोडक्शन पे फोकस किया है, अपने अगर आप पिछले 2 महीने के स्टेटमेंट्स को देखें जो भी आ रहे हैं यूरोप से, चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो जर्मनी से, आपका डिफेंस पे ग्रेजुअली व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि प्राइस डैमेज लास्ट जून से लेकर अब तक हुआ भी काफ़ी सीवियर था। हाँ, लगभग इस समय से हम लोग के पास डिफेंस स्टॉक्स है भी नहीं, उसके पहले थे। लेकिन जैसा आपने बोला जून से आई थिंक तब से तो हमारे पास डिफेंस स्टॉक्स है नहीं। अभी जैसा मैंने कहा रीबैलेंस होगा तो एक बार फिर से देखेंगे। डिफेंस में मैं बताऊँ मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ी अ, एक तरह से रिस्क रहता है डिफेंस स्टॉक से जिसके बारे में मैंने लिखा भी था अपने एक कॉलम में कि कोई टाइम था जब सरकार या किसी सरकारी संस्था को सप्लाई करना वो एक रिस्क माना जाता था कि अगर आप बहुत सारा बेच रहे हैं या तो सरकार को या सरकार से रिलेटेड चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या रेलवे हो या ये इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड वाले संस्थान हो, तो सबसे बड़ा खतरा सरकार से पैसा निकालने का रहता है। वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमेशा रहता है कि आपको पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, पूरा मिलेगा, आपका मार्जिन ही फँसा रह जाएगा। ये जो जिन्होंने बहुत सारी साइकिल देखी हैं, उनको मालूम है कि सरकार को सप्लाई करने के क्या खतरे हैं और डिफेंस में भी मैं एक पुराने ग्रुप से बात कर रही थी कि आप मतलब वो बात कर रहे थे डिफेंस की, वो पहले से ही सप्लाई करते रहे हैं। मैंने कहा लेकिन पेमेंट बोल रहे हैं, हाँ, वो तो प्रॉब्लम होता ही है, तो आप ये एक चीज़ है जिसपे अक्सर बाज़ार में जो नए लोग आए हैं वो खाली ऑर्डर बुक देखते हैं, वो नहीं देखते कि उसके बाद क्या होता है। और मतलब खून-पसीना लोगों का निकल जाता है सरकार से पैसा निकालने में और बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें ओवररन हो जाता है और ओवररन का पैसा नहीं मिलता।
आखिरी का जो पैसा रखा रहता है कि ये प्रोजेक्ट चलने के बाद मिलेगा, वो नहीं मिलता। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, पर जैसा मैंने कहा अभी रीबैलेंस का टाइम है, तो एक बार फिर देखेंगे इन स्टॉक्स को। ओके, तो अरे एक पॉसिबली आपसे फिर आखिरी सवाल, एफआई फ्लोज यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएंगे? क्या एक थ्योरी ये बनेगी कि अगर यूएस में इतना बड़ा रिसेशन आएगा तो पैसा वहाँ से निकलेगा और शायद उन मार्केट में जाए जो थोड़ी सी सेल्फ सफिशिएंट है, जैसे भारत जैसी मार्केट? क्या उस थ्योरी में दम है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि यूएस ने बहुत लंबे समय से आउट परफ़ॉर्म किया है और 10-12 साल हो गए हैं, तो हम तो वैसे ही देख रहे थे कि यूएस का आउट परफ़ॉर्मेंस कभी ना कभी तो खत्म होगा और ट्रम्प सरकार के आने से वो शायद जो अवधि है वो कम हो गई है। तो पिछले रीबैलेंस में ही हमने यूएस को कुछ अंडरवेट किया था, थोड़ा फिक्स्ड इनकम बढ़ाया था, थोड़ा यूरोप बढ़ाया था, चाइना में ओवरवेट है, भारत पर भी थोड़ा ओवरवेट है। तो ये तो हमारा जो मनस्थिति बनी या सोच विचार बना। लेकिन जहाँ तक ये एफआईआई क्या करेंगे इस पर सच बोलूं तो मैं अपना दिमाग लगाती नहीं हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपके चैनल पर पहले भी बोला है कि आप लंबे समय के आंकड़े देखें तो एफआईआई के खरीदने से बाजार चलता नहीं है और एफआईआई के बेचने से बाजार गिरता नहीं है। वो तब भी सच था जब भारत में इतने ना म्यूचुअल फंड थे ना इतने रिटेल इन्वेस्टर थे। तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या करेंगे अगर आप निवेशक हैं। ये सोचना और अटकलबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई और निवेशक जैसे कि एफआईआई क्या करेगा। तो ये मेरा मतलब आंकड़े पे आधारित मेरी अपनी धारणा है। विदीना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और आज अपने सभी सेक्टर्स पे और इस घटनाक्रम पर अपना व्यू रखा। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब चलते हैं, विषय को बदलते हैं, फंडामेंटल्स सब टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं। श्रीकांत चौहान, कोटक सिक्योरिटीज से। श्रीकांत, रेजिलियंस निफ्टी बैंक ने दिखाई अगेंस्ट दिस आई थिंक बिग ग्लोबल इवेंट। हमने निफ्टी पर 20 डेमा को नहीं क्रैक किया, होल्ड किया, निफ्टी बैंक ने 10 डेमा को होल्ड किया। आप लोगों ने आज क्या व्यू शेयर किया है क्लाइंट्स के साथ और आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, बिल्कुल आज जो वीकनेस में मार्केट ने डे बिफोर यस्टरडे के लो को मेंटेन किया है 23,130 को, वो भी मैं कहूँगा कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निकल फैक्टर है जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट इफ यू सी, तो ऑप्शन चेन में जो हम बड़ा चेंज देख रहे हैं वो यही है कि 23,200 में बड़ी पुट राइटिंग आ रही है और एक्सपायरी के दिन पे मैंने ऐसा ये अनयूजुअल सॉर्ट ऑफ ट्रेंड देखा है। और जब भी मैं ऐसे देखता हूँ कि कुछ नियर बाय के पुट में अगर बड़ी राइटिंग होती है तो मार्केट रिबाउंड करता है। मार्केट वैसे ही धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर आ रहा है और मुझे लगता है कि 23,300 क्रॉस होने के बाद मुझे लगता है और भी इसमें पिकअप आएगा। शायद हम जाते जाते 23,400 तक जा सकते हैं जहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस लाइंड अप है। ये एक व्यू बन रहा है। और अगर 23,100 के लेवल्स को अगर निफ्टी तोड़ देता है आने वाले दिनों में तो फिर हमें लगता है कि एक बार हम 22,900 तक जा सकते हैं। तो ओवरऑल तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे कुछ कॉन्ट्रा व्यू के साथ कुछ खरीदारी करके चलना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर इस मार्केट में कहाँ पे ध्यान देना है तो यस, यकीनन जितने भी प्राइवेट बैंक्स है, लार्ज बैंक्स है, वहाँ पे मोमेंटम मुझे लगता है कि बरकरार रहेगा। लेकिन उनमें कोई बड़ी गिरावट आज के दिन में हमने देखी नहीं है। तो हमें लगता है कि फोकस करना चाहिए हमें एनबीएफसीज के ऊपर, क्योंकि अभी यहाँ से जो नेक्स्ट बड़ा ट्रेंड अगर कोई प्ले आउट होगा तो वो भी क्रेडिट पॉलिसी का ट्रेंड। तो हमें लगता है करंट लेवल से श्रीराम फाइनेंस को लॉन्ग करके चलना चाहिए। काफी अच्छा एक सेक्युलर ट्रेंड हमने देखा है। आज भी ये स्टॉक थोड़ा ऊपर ही है लेकिन अच्छा खासा मल्टी बेस फॉर्मेशन भी बना लिया है इसने। 650 के करीब ट्रेड कर रहा है वीरेंद्र। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 640 रुपए का। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 670 के, 670 के टारगेट्स नजर आते हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड स्टॉक्स में भी एक मोमेंटम बना है। वहां पे भी हमें लगता है कि एंजल वन को करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। एक रैली के बाद एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना है, उसका ब्रेकआउट है। तो 2405 2410 में इसे भी खरीदना चाहिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर मूवमेंट करता है तो 2500 तक जा सकता है। और जो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हम रखेंगे एट 2370, 2370 का स्टॉप लॉस रखेंगे। मीनवाइल मार्केट अब डे हाई पर आ गया। निफ्टी उस 23,280 के जोन को क्रॉस कर रहा है और जो श्रीकांत ने कहा अगर 23,300 आपने क्रॉस किया, 23,300 350 के बीच में फिर वो सेकंड रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस के तो हम ऊपर हैं, सेकंड रेजिस्टेंस भी क्रॉस हुई 23,300 350 की।
तो बड़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कॉल राइटिंग है 23,300 पर। आज आई थिंक काफ़ी लोगों ने 23,300 की कॉल बेची होगी सुबह मार्केट खुलने के बाद। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में है, करीब करीब 130 पॉइंट ऊपर अब आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक क्या आपके ट्रेड्स रहेंगे? बिल्कुल, तो अनुज, जैसे मैंने अभी कहा कि एंजल वन हमें अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कहा कि श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी भी सामने है। साथ ही साथ कुछ पीएसयू बैंक्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हमें देखने मिल रहा है। कैनरा बैंक स्पेसिफिकली आप देखिए, या बैंक ऑफ इंडिया। बट मुझे लगता है इस बार स्पेसिफिकली अगर कोई स्टॉक चल सकता है तो वो है यूनियन बैंक, जो ट्रेड कर रहा है अभी 128 130 के करीब। काफी अच्छा फॉर्मेशन है, ऐसे फॉर्मेशंस काफी रेयरली देखने मिलते हैं। एक बड़े ब्रेकआउट के करीब आ चुका है, इसमें अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 145 तक जा सकता है। बट वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ 128 29 में खरीदेंगे तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 124 रुपए का, और टारगेट्स नजर आते हैं 140 रुपए के। ओके श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक से बात करने के लिए। मार्केट डे हाई पर आया और 23,300 क्रॉस कर रहे हैं अब हम निफ्टी पर। ध्यान रखिएगा 23,300 350 हमारी सेकंड रेजिस्टेंस थी, उसको क्रॉस किया तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और बैंक निफ्टी शानदार मोमेंटम, अब 51,500 के ऊपर निकलते हुए डे हाई पर, कल के हाई के ऊपर। तो क्लियरली अब हम मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप के इस फैक्टर को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा अब तक का फर्स्ट आवर रहा ये मार्केट के लिए। इस शो को समेटेंगे और इस ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।